जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं और आज आप देखेंगे G4 खरीदा का खुसूसी प्रोग्राम। पानामा केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी पेशकदमी मुसलसल जारी है। इस्लामाबाद का एक बड़ा ज़बरदस्त जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा किया। अब इसी सिलसिले की जो नई कड़ी है, जो एक जलसों की स्प्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू की है एक नए तरीके से, उसमें नौशहरा में इस वक्त जलसा हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसके बाद अगला स्टॉप उनका सियालकोट में है, जहां पर पानामा केस के हवाले से तहरीक इंसाफ की ये सियासी पेशकदमी जारी है। वहीं पर उन्हें बहुत सी सियासी रुकावटों का भी सामना है। इसमें सबसे बड़ी रुकावट तो जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब और जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ हनीफ अब्बासी की पिटीशन है, जिसमें इल्जामात हैं कि उन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनी छुपाई, अपने असासे नहीं बताए, फॉल्स डिक्लेरेशंस की, टैक्स छुपाने की कोशिश की गई और इस तरह इनसाइडर ट्रेडिंग का एक इल्जाम जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से है। ये एक बड़ी सियासी रुकावट है, ना सिर्फ इन दो बड़े लीडर्स के हवाले से बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी। उधर आज की बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि JIT के नाम अनाउंस होने जा रहे हैं। तमाम इदारों की तरफ से नाम दे दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, सो JIT के नाम अनाउंस होने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इमरान खान और जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ पिटीशन है, उसके हवाले से बेंच के रिमार्क्स थे कि सियासी गंद को अदालतों में नहीं धोना चाहिए। लेकिन अब मामला अदालत में आ गया है तो फिर अदालत इसे एहसन तरीके से ही सर अंजाम देगी। JIT के हवाले से आज अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पानामा केस की गलत तशरीह रोकी जाए और अगर ये रोकी ना गई तो फिर अदालत इस पर कार्रवाई भी कर सकती है। और इसका बैकग्राउंड ये था कि जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि कहा जा रहा है एक लीडर की तरफ से कि 5 जजेस ने वज़ीर आज़म को झूठा करार दिया, हालांकि ऐसा नहीं है। क्या पानामा केस की गलत तशरीह हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का इशारा किस लीडर की तरफ से था, इस हवाले से भी आज बात करेंगे। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज इस्लामाबाद में वुकला कन्वेंशन अपना कॉल किया। पानामा केस के हवाले से उनकी आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी वो डिस्कस की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज कर चुकी है। कल नासिर बाग लाहौर से बड़ा जबरदस्त उन्होंने वहां पर भी अपना शो किया, बड़ी गर्मा गर्म तकरीरें की। ताहिर कादरी साहब भी इसी महीने वतन वापस आ रहे हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी नोटिस बस आप समझें कि भिजवा दिया है, वो 10 अरब वाले मामले के हवाले से। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पिंडी में एक आम शहरी ने, जिनका ताल्लुक एक गैर मकबूल सी गैर मारूफ सी सियासी जमात IM पाकिस्तान से है, उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ एक सिविल लाइंस थाने में रोजनामचे में एक डायरी में एक पर्चा दर्ज करवा दिया है, जिसकी बुनियाद ये है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने रियासत के खिलाफ और पाक फौज के खिलाफ उकसाया है अवाम को। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा सेक्रेटरी जनरल जहांगीर खान तरीन साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम तरीन साहब। बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे बाद आपने वक्त दिया। सो बहुत से सवाल आपसे जानने वाले हैं, आपकी मुस्कुराहट के पीछे बहुत सी बातें हैं, वो सारी बातें मुझे आपसे जाननी है। लेकिन चूंकि इस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने नौशहरा के जलसे के लिए भी जाना है, आज डेवलपमेंट्स बहुत सारी हैं। JIT का नाम कुछ देर में वो अनाउंस होने जा रहा है। होने क्या जा रहा है JIT पे आफ्टर 60 डेज, क्या होने जा रहा है तरीन साहब? देखिए, JIT को बहुत ही एक महदूद TORs दिए गए हैं कि 11 सवाल दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने, उस बेंच ने अपनी TORs फ्रेम कर दी। ठीक है। दूसरी खुशाइन बात यह है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि JIT फॉर्म कर दी जाए, जो भी फॉर्म करे, उन्होंने कहा नाम हमें दे, हम नामों पर चूज करेंगे जिसकी JIT होगी। और जिस वक्त हम प्रोग्राम चलाएंगे उस वक्त तक उम्मीद है कि JIT अनाउंस हो चुकी है। सुना ये आज वकला ने यही हमें रिपोर्ट दी है कि आज 4 बजे तक या 4 बजे के बाद एक ऑर्डर आ जाएगा जिसके अंदर वो JIT की फॉर्मेशन जो है वो पूरी हो जाएगी। खुशाइन बात यह है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि JIT की जिम्मेवारी इन्वेस्टिगेशन की सुप्रीम कोर्ट ने खुद संभाल ली है। ठीक। और ये खुशाइन बात है। उन्होंने नहीं कहा कि हम आए वहां पे, हम भी पेश हों JIT में, हम अपना केस लड़े उधर जाना। उन्होंने कहा है ये हमारे सवाल हैं JIT वालों, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जाओ, इनका जवाब लेके आओ। मसलन अब एक सवाल है कि जी ये जो दुबई की फैक्ट्री थी उसके अंदर जो हिसाब है वो पूरा नहीं होता। ये हमने केस उठाया था, आप लोगों ने कैलकुलेट भी किया था। हमने कैलकुलेट किया था, बकायदा चार्ट बनाया था कि भाई ये कहते हैं इतने पैसे आए, इतने वहां रह गए, वहां 12 मिलियन दिरहम हमारे पास बच गए थे। आपकी लायबिलिटी तो 36 मिलियन दिरहम की थी, तो उसका क्या हुआ? उसमें लिखा हुआ है
कि लाइबिलिटीज जो थी उसका क्या हुआ। ठीक। तो अब ये होगा कि ये सवाल पूछेंगे उन लोगों से जो जिम्मेदार हैं इसके, तारिक शफी साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए या नवाज शरीफ साहब, जो भी जिम्मेदार इसके, उनसे पूछेंगे जी कि लाइबिलिटी का क्या वो लिख के दें। ठीक। अब जो सबसे मोटी बात है कि GIT में जवाब इनको जुबानी नहीं देना होगा, वो कला के थ्रू नहीं देना होगा, इनको खुद अपना लिख के देना होगा, पर्सनल एफिडेविट देना होगा। 3 रिस्पोंडेंट्स हैं, नवाज शरीफ साहब, हसन, उनके बेटे और हुसैन। इन लोगों को जवाब लिख के देना पड़ेगा, वो पेश भी हो सकते हैं, उसके अंदर उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेश हो। तो ये अब पहली दफा है कि इनको लिख के जो कहना है ना, इनको कहना पड़ेगा और वो फिर प्रेजेंट करेंगे ये बात सुप्रीम कोर्ट को। दूसरी बात कि 15 दिन के बाद जो रिपोर्ट आना है, ये बेहतरीन बात है, क्योंकि ये रिपोर्ट पेश होगी इस इम्प्लीमेंटेशन बेंच को और वो ओपन कोर्ट में पेश होगी। ठीक। सो आज से 15 दिन बाद या जब भी GIT बन जाएगी, जब पहली रिपोर्ट आएगी, मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते से बाकायदा तहकीकात का मंडे शुरू होगी, तो मंडे से 15 दिन आगे, तो वो रिपोर्ट जब आएगी ना खरीदा, तो आपको भी, हमें भी, आवाम को भी पता लग जाएगा कि 15 दिन में GIT की क्या कारकर्दगी थी। अगर उन्होंने लिखा ये जो मेरा हीरे जैसी कारकर्दगी अगर उन्होंने ये लिखा जी हमने खत लिख दिए, जवाब का मुंतजिर है, सारी कौम कहेगी ये क्या हो रहा है। सो क्लॉक इज टिकिंग और इट इज टिकिंग वेरी फास्ट एंड इट इज बीइंग वॉच्ड बाय द इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, तरीन साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 15 दिन में, हर 15 दिन के बाद रिपोर्ट तो अपनी वो देगी, लेकिन क्या 60 दिन के अंदर ये GIT इतने बड़े बखेड़े को समेट सकती है? इतना बड़ा साफ तौर पे कहा गया उन 13 सवालात में कि दुबई की भी, जिद्दा की भी, कतर कैसे गया, लंदन कैसे गया, ये सारा ट्रेल फाइंड आउट करना है। देखें, उन्होंने खुद जाके बैंकों से, ये नहीं होगा कि वो जाएंगे दुबई के 20 बैंकों के पास कि जी आपके पास कोई सबूत है तो हमें दें। ये कहेंगे मियां नवाज शरीफ को, उनके 2 बेटों को, कि आपने कहा ये पैसे कतर से यहाँ गए या जद्दा गए, आप बताएं, डॉक्यूमेंट दें। अब डॉक्यूमेंट मांगी जाएगी और अगर डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, इसका मतलब है डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, तो उनकी कहानी जो है वो वही फारिग हो जाएगी। अब सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगनी है, हम लोग समझ रहे हैं बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करेंगे, नहीं। हिल मेटल्स के बारे में उन्होंने कहा जी कि आपको ये स्टील मिल लगाने का जद्दा में कहाँ से पैसे आए, अभी भी चल रही है, तो बताएंगे कहाँ से, उनको बताना पड़ेगा ये पैसे यहाँ पड़े हुए थे, ये यहाँ से गए, ये पेपर ट्रेल है, ये डॉक्यूमेंट है। अब तमाम ओनस उनके ऊपर है, अगर वो नहीं देंगे डॉक्यूमेंट्स जो वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी, अगर नहीं देंगे तो GIT लिखेगी हमने उनसे डायरेक्ट सवाल पूछे, उन्होंने कहा हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है या हम नहीं देते आपको, फिर सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला करेगी। अगर डॉक्यूमेंट, एंड रिजल्ट क्या नजर आ रहा है? देखें, अगर तो ये जो सवालात हैं ये सुप्रीम कोर्ट में भी इनको उठाया गया था, तो इनके पास अगर डॉक्यूमेंट थी तो उस वक्त ये दे देते। बेशतर बातों की कहानी तो उन्होंने पहले बता दी है, यानी कतरी लेटर को उन्होंने इस्तेमाल किया, जहां भी उनको कोई था ना शॉर्टफॉल पैसे की, उन्होंने कहा जी कतर से आया। अब उनको दिखाना पड़ेगा कि कैसे आए हैं, डॉक्यूमेंट की तरह। और अगर कतरी लेटर के पीछे कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो, ये बेशतर जजेस ने ये लिखा है बिल्कुल कि जी खत आ गया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था उसके पीछे, ये भी डिटरमिन करना है कि कतरी लेटर हकीकत था या फसाना था। और अगर डॉक्यूमेंट्स हैं टू सपोर्ट दैट, जब उन्होंने कहा जी $8 मिलियन हमने अल तौफीक की पेमेंट करने के लिए दिए और फिर रिलीज हो गया, उनके ऊपर वो था वो जो रहन रखा हुआ था, अगर वो पूछेंगे हमें बैंक डॉक्यूमेंट दिखा दें रिलीज हो गया, या अल तौफीक का खत दिखा दें जी कि हमने पैसे रिसीव कर लिए और अभी आप कर दें, ये अभी इनको दिखाना पड़ेगा। अगर वो नहीं है फिर ये कतरी खत फर्जी है, जैसे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये फर्जी लतीफा है जो मैन्युफैक्चर किया गया है इनको अपनी कहानी को पूरी तरह से मुकम्मल करने के लिए। इन शॉर्ट एंड सिंपल एंड स्वीट वर्ड्स, आपको भी लगता है कि GIT की तरफ से रिजेक्ट? मेरा अपना ख्याल ये है, क्योंकि अगर अब इनके पास डॉक्यूमेंट होती तो ये सुप्रीम कोर्ट में पेश करते हैं, मगर अगर हैं तो इनको मौका दिया गया। देखें, ये भी एक अच्छी बात है। 3 जजेस ने कहा है कि जी प्राइमा फेसी केस है, ठीक, अब हमें थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। लफ्ज थॉरो इन्वेस्टिगेशन लिया गया है मेजॉरिटी जजमेंट में, अब वो थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक, तो ये इनको एक और मौका दे दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर है इनके पास कुछ तो ले आएंगे, अगर नहीं ला सकेंगे फिर तमाम कौम समझ जाएगी कि ये बिल्कुल एक मजीद मौके के बावजूद अपना केस नहीं प्रूव कर सकते। आपको और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन है कि इसके बाद आउटराइटली 60 दिनों के बाद बात वज़ीर आज़म की नाअहली पे ही खत्म होगी जाके? जी इंशाल्लाह, मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। या तो ये है कि बहुत सी इन्होंने कागजात थे जो छुपाए हुए थे कहीं,
वो शायद एकदम निकल आएंगे किसी सूटकेस के नीचे से, मगर मुझे मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखें अगर इनके पास कुछ होता ना तो कतर से खत ना आता, फिर ये जाके बता रहे थे कि जी ये बात है, या अगर कतर का खत आना था तो वो कतरी साथ कहता जी ये बात है। लेकिन कहानी तब्दील हुई है। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी, नवाज शरीफ साहब ने कतर का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने कहा दुबई से जद्दा पैसे गए, जिद्दा की फैक्ट्री बेच के मैंने अपने बच्चों को 2006 में या 5 में लंदन पैसे भेजे। जब हमने डॉक्यूमेंट निकाली कि ये 2001 के आपने प्रॉपर्टी की कारोबार हसन अब्बास साहब ने 2001 में शुरू कर दिया था, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट फॉर 4 कंपनी, और वो हमने पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो कंप्यूटर से इंटरनेट से निकाली हमने, जो रिकॉर्ड रजिस्टर उनको होता है इंटरनेट के ऊपर है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, वो हमने दिखा दी। अब उनको उसको एक्सप्लेन करना पड़ दिया, तो उन्होंने क्या कहा, कतर से पैसे आए थे। अच्छा, नून लीग ने आप पे बड़ी तनकीद की थी, बल्कि मीडिया ने भी आप पे बड़ी, आपसे मेरी मुराद पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसमें आपको भी उन सवालात का सामना करना पड़ा था, बड़ी तनकीद की थी कि जी आप लोगों ने इंटरनेट से डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए हैं। अब जो आपके खिलाफ पिटीशन गई है, जो खान साहब के खिलाफ पिटीशन हनीफ अब्बासी की सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कल अकरम शेख साहब ने कहा है कि जी उन्होंने भी इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं वो तमाम दस्तावेज। अरे समझने की कोशिश करें, इंटरनेट जो है ना वो तो एक बहुत बड़ी चीज, खजाना है, उसमें बहुत से लोग चीजें लगा देते हैं, मगर अब दुनिया में क्योंकि मैनुअल काम खत्म हो गया है तो ऑफिशियल वेबसाइट्स बन गई हैं। मतलब अगर आपने कोई लंदन की प्रॉपर्टी के बारे में पूछना है ना, पता करना है किसकी है, आप जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, उनकी वेबसाइट के ऊपर, वहां पे आप पूछते हैं, नाम लिखते हैं, वो आगे डॉक्यूमेंट आ जाती है, वो बटन दबाते हैं, वो डाउन, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। वहां जाके आप रजिस्ट्री क्लार्क के पास जाके ठप्पा नहीं लगवा के आते कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अटेस्टेड और रिजेक्टेड, हाँ ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होती है। अब सिर्फ जो डॉक्यूमेंट है ना जो अटेस्टेड, जो इस तरह से ऑफिशियली नहीं आई, वो है पैनामा लीक्स। वो डॉक्यूमेंट वो हैं जो पैनामा के जो भी इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन्होंने कहीं कोई या विसल ब्लोअर था जिसने ये डॉक्यूमेंट उनको दे दी, या इन्होंने हैक किया, जो भी था। अब वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट जो है एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिनकी आप तस्दीक कराने को कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक। मगर दुनिया सारी में किसी ने आज तक पैनामा की केस की डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये नहीं कहा कि फ्रॉड है। लोग हुकूमतें छोड़ गए, लोगों ने कहा ये क्रैप है जी। वो जो क्रैप का उसका जवाब भी उनको मिल गया कि जिन्होंने ये सब कुछ किया था उन्होंने कहा ये क्रैप नहीं है, करप्शन हमने बहुत पकड़ी है पैनामा में। तो ये क्रैप कहना जो था वो एक बहुत ही, मेरा ख्याल एक एमेचोरिश काम था। ठीक है। अब आपकी पिटीशन इसका मेरे सामने भी पड़ी हुई है, और आपके खिलाफ जो पिटीशन है उस पर मुझे तफसील से आपसे बात करनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट वही एलिगेशंस हैं जो इलेक्शन कमीशन में भी जा चुके थे, सिवाय पार्टी फंडिंग के कि वो मामला अभी चल रहा है। लेकिन बहरहाल जो आपके हवाले से हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये GIT वाला मामला, पनामा वाला मामला जरा आपसे डिटेल में डिस्कस कर लें। आज एक जज साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए कि एक लीडर कहते हैं कि 5 जजेस ने वजीर आजम को झूठा करार दिया है, हालांकि हमने ऐसा नहीं कहा। कौन से लीडर मुराद थे उन जज साहब की? खान साहब का कह रहे थे कि खान साहब ने इस बात को किया। खान साहब ने जजमेंट में जो उन्होंने लिखा हुआ था उसकी उन्होंने नेक्स्ट स्टेप पे चले गए, यानी वो लिख रहे हैं, ये दे रहे हैं कि जी कतरी खत, ये सब सबूत है, जजेस ने कतरी खत रिजेक्ट कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिन्होंने भी कतरी खत दिया था उन्होंने गलत कहा, गलत बयानी से काम लिया। इसी तरह से और भी एक दो जिन्होंने डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए। तो हाँ, और उन्होंने जो तकरीरें की नवाज शरीफ साहब ने, और जब कहा उन्होंने कि जी सारे के सारे मेरे पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं, और फिर एक भी नहीं निकली कतरी खत के अलावा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्फर आप ये करते हैं कि क्योंकि इन्होंने कहा ये गलत स्टेटमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने ये गलत बयानी की। इसी पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अपनी मर्जी की गलत तशरीह ना की जाए वरना हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो अब आप लोग अपने उस स्टेटमेंट से पीछे हटेंगे कि 5 जजेस ने झूठा करार दिया? नहीं, देखिए जो कह दिया वो खान साहब ने कह दिया। हम अब इनकी आज की रिमार्क्स के हिसाब से हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक, और इनके रिमार्क्स की जो भी इसकी इम्प्लीकेशंस हैं उसी हिसाब से हम अब बात करेंगे, जजमेंट की स्पेसिफिक बातें करेंगे, जो उन्होंने लिखा वही हम बोलेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने कहा कि आपको लगता है कि 60 दिन के बाद वज़ीर आज़म साहब? जी मुझे बिल्कुल यकीन है, मैं नहीं समझता कि इनके कोई डॉक्यूमेंट है जो GIT को ये दे सकते हैं। शर्त सिर्फ इसकी ये है कि GIT की निगरानी बहुत कड़ी होनी चाहिए। ये बहुत उनके ऊपर देखें, एक चीज है जिस वजह से हर एक को शक है, वो ये कि 4 इदारे हैं जो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं, उनके सरबराह उनके अपने लगाए हुए लोग हैं, महरून मिन्नत लोग हैं, और ये इन्फ्लुएंस जो है इसकी हमेशा खतरा रहेगा, क्योंकि नून लीग
का इन चीजों को मैनेज करने का एक रिकॉर्ड है। लेकिन तरीन साहब, ऐसा कोई खतरा होता तो फिर, चूंकि आपने कहा कि इसकी निगरानी बहुत जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो नाम मुस्तरद भी कर दिए थे स्टेट बैंक के, SECP के, फिर वो एक लिस्ट मंगाई थी 600-700 लोगों की, जिसमें से हमें यकीन है कि आज जब हम प्रोग्राम ऑन एयर कर रहे होंगे तो वो नाम आ गए होंगे और आप लोगों को उस पर कोई एतराज नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। उस वक्त तक स्पीचेस भी आप लोगों की हो जी बिल्कुल, हमें कोई इस पे नहीं है, यही खुशाइन बात है, मगर हमें अलर्ट रहना है क्योंकि नवाज PML नून ऐसी जमात है और शरीफ बरादरान एक ऐसा माफिया है कि वो पीछे मैनेज करने की फिर भी कोशिश करेंगे, तो हमें इसके ऊपर अलर्ट रहना है। बहुत अच्छी शुरुआत अच्छी है, ओपन कोर्ट में आ रहा है, सबसे अच्छी बात यह है कि ओपन कोर्ट में आ रहा है। देखिए ये बाकी जो JITs हैं उनकी आज तक रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, डॉन लीग की रिपोर्ट अभी तक मुतनाज़ है, आज रिलीज कर दें तो पता लग जाएगा कौन फौज क्या कह रही है और ये मियां नवाज शरीफ साहब ने नोटिफिकेशन क्या की है। इसी तरह जो मॉडल टाउन की हादसा था उसकी JIT की रिपोर्ट क्यों पब्लिक नहीं करते? हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि चीज़ों को सीक्रेट रखा जाता है। जब सीक्रेट आप रखते हैं तो लोगों के खदशात सामने आ जाते हैं। डॉन लीग्स पर भी मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन चूंकि ब्रेक लेनी है कि इस वक्त जब हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो PM ऑफिस में, PM हाउस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड चौधरी निसार साहब, और उम्मीद है कि जिस वक्त तक प्रोग्राम ऑन एयर होगा तब तक डॉन लीग्स का मामला भी JIT की तरह हल हो चुकेगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद हम जहांगीर खान तरीन, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मजीद डिटेल डिस्कशन करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं आज प्रोग्राम में खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर खान तरीन साहब से। तरीन साहब समझते हैं कि JIT का जब फैसला आएगा तो उसके बाद और कोई रास्ता नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया जाए। लेकिन नून लीग भी यही समझती है कि जो उनकी पिटीशन है जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ, उसमें भी कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि जहांगीर खान तरीन साहब को नाअहल करार दे दिया जाए, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है। मेरे सामने पिटीशन है ये जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ चार्जेस के हवाले से कि इन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर नहीं की, टैक्सेस छुपाए, असासे अपने छुपाए, गलत बयानी की और इनसाइडर ट्रेडिंग भी की। ये सारे वो इल्जामात हैं जो इलेक्शन कमीशन से रिजेक्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में नून लीग क्यों कॉन्फिडेंट है? मैं चाहूंगी कि जितने भी एलिगेशंस हैं, आप पे जितने भी एतराजात सवालात हैं, आप उन सब का जवाब दें। सबसे पहला तो ये है कि जी आपने अपनी एग्री इनकम छुपाई, गलत डिक्लेयर की 2010-2011 की, क्या कहेंगे आप? देखिए 2010 में जब इनको पता चला ना कि जब इन्होंने फैसला किया कि जहांगीर तरीन के पीछे जाना है, एक ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि इमरान खान और जहांगीर तरीन दो आदमी हैं जो ये चाहते हैं कि इनको ये सियासत से इनको डैमेज करे। हम दो पे हमले होते हैं और नाम भी हम दोनों का इसी तरह लेते हैं, शहबाज शरीफ भी लेते हैं, बाकी भी लेते हैं। तो इन्होंने जब फैसला किया कि जी अब करें, तो मैं बिजनेसमैन हूँ, कारोबार करता हूँ, तो पूरे जनाब टीम बैठी, उन्होंने मेरे एक एक डॉक्यूमेंट को, रिटर्न को, पता नहीं कितने साल पुराना पूरी तरह जनाब निकला क्या 2010 की उन्होंने चैलेंज किया जून 2016 में, पिछले साल जी उन्होंने मुझे टैक्स नोटिस भेजा, मैंने उसके टैक्स नोटिस का जवाब दिया और FBR की अपनी ही जो वहाँ जो थी ना, वो डिप्टी थी, क्या थी नाम था, खातून थी, उन्होंने मेरे फेवर में फैसला दे दिया। ठीक, उन्होंने कहा ये सारी एलिगेशन गलत है, इनके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रोवाइड कर दी गई है, तमाम एग्रीकल्चर इनकम जो है, मेरी एग्रीकल्चर इनकम कैश की नहीं थी, मेरी एग्रीकल्चर इनकम बाय चेक पेड थी, हमने तमाम चेक प्रेजेंट कर दिए। उन्होंने कहा जी ये सारी एलिगेशन गलत है और उन्होंने मुझे FBR ने क्लियर कर दिया, FBR ने खुद क्लियर कर दिया उसके 2010 जून में। फिर क्या होता है, ये देखें, इसको कहते हैं ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इंतहा। मेरा केस ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम वो जो डिपार्टमेंट थी उनकी, वहां से एक और डिपार्टमेंट के पास, जहां उनका अपना आदमी लगवाया उन्होंने जाके, जिसको उन्होंने स्पेशल प्रमोशन दी। फिर उन्होंने उस केस को भी खोला वापस, फिर 2011 के भी मुझे केस के इन्होंने नोटिस भेजे। ठीक, उसके बाद इनका एक तरीका होता है ना, एक आप अपील में जाते हैं, उसके बाद एक ट्राइब्यूनल होता है जिसमें दो लोग बैठे होते हैं, एक FBR के बैठे होते हैं और एक वो कोई लॉयर बैठा होता है। ठीक, उस ट्राइब्यूनल के सामने 2 महीने की पेशियां हुई, मेरे वकील वहां पे टैक्स लॉयर्स गए, ट्राइब्यूनल ने आपको क्लियर कर दिया, मुझे ट्राइब्यूनल ने ठोक बजा के क्लियर कर दिया और उन्होंने लिखा अपने फैसले में कि ही हैज प्रोड्यूस मोर देन द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन।
एंड ही हैज कोई अब चीज नहीं है। उन्होंने मुझे कहा, उनको उड़ा के रख दिया FBR के केस को, और मुझे उन्होंने बिल्कुल सुरखरू कर दिया। ठीक है, ये तो है इसकी ये हालात। ये देखें, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं। मेरा रिकॉर्ड है, मैं एक आज से मैं पहला इंसान था पाकिस्तान में जिसने एग्रीकल्चर टैक्स देना शुरू किया 2002 में, जब कोई सारे पाकिस्तान में नहीं देता। आपको मालूम है क्या हुआ? मैंने जब पहली दफा टैक्स जमा कराया तो तहसीलदार के पास अब जमा कराते टैक्स को, एग्रीकल्चर टैक्स, वहां मैंने अपना वो बंदा भेजा, मैंने कहा ये चेक है मेरा टैक्स बनता है। उसने कहा तरीन साहब को कहो ये क्या कर रहे हैं, हमने उनसे मांगा है, उनको वो हम किसी से नहीं मांग रहे, आप चुप ये वापस से मुसीबत पड़ जाएगी, आप इनसे लेंगे तो औरों से भी लेना पड़ेगा। ही रिफ्यूज टू टेक माई टैक्स। सुने फिर क्या हुआ, फिर मैंने खत लिखा चीफ सेक्रेटरी को। ये कब की बात बता रहे हैं? ये 2002-2003 की बात है, ये 4 की बात होगी। वो खत मौजूद है मेरे पास अभी तक, मुझे पता होता आपके सवाल पूछिए तो मैं आपको खत दिखाता। मैंने खत लिखा कि भाई मैं टैक्स देने की कोशिश करता हूँ, ये कानून है, इसके हिसाब से मेरे अकाउंटेंट ने कहा आपको टैक्स बनता है, मैं टैक्स पे करना चाहता हूँ, आपका तहसीलदार टैक्स नहीं देता। उन्होंने फिर उसको ऑर्डर किया, फिर मेरा टैक्स जमा हुआ। ये है मेरा किरदार 2002-03 में। ये मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि आपका एक रिकॉर्ड ये भी है कि आप तमाम पार्लियामेंटेरियंस में से ज्यादा टैक्स देने वाले हैं। मैं सबसे तमाम पार्लियामेंटेरियंस का टैक्स एक जगह, लेकिन उसके बावजूद आप पे टैक्स इवेजन का इल्जाम लग जाना। इल्जाम लगाया और फिर क्लियर हो गया। अब अभी तक इन्होंने ये पिटीशन में डाल दी, ये तो 2 सेकंड लगेंगे जब मेरा वकील उठ के वो फैसले दिखाएगा ना, तो जज कहेंगे उसकी। अभी तो इमरान खान साहब पे चल रहा है ना मामला, उन पे अभी आप पर तो आया नहीं है। ये बिल्कुल 100% खत्म। और सोचे आपकी पूरी हुकूमत की कुव्वत मेरे पे लगी है। और एक और वजह भी है कि ये मेरे से ज्यादा खौफ है, क्योंकि मैं इनके सामने खड़ा हो जाता हूँ। बाकी ये लोगों को डरा धमका के दबा देते हैं। मसलन मेरी शुगर की बिजनेस है, इनकी भी शुगर की बिजनेस। आपने शुगर मिल्स का केस किया हुआ है? 2015 में पता लगा कि एक शुगर मिल आके टपक पड़ी हमारे इलाके में, साउथ पंजाब में, जहाँ बैंड है। फिर एक और टपक पड़ी दूसरी 2015 में। हमने केस किया हाई कोर्ट में। मैंने कहा जी ये बिल्कुल इलीगल है, और मुझे कोई इतराज नहीं अगर आए, मगर पॉलिसी सबके लिए होनी चाहिए, हमें भी इजाजत होनी चाहिए मजीद मिले लगाने की। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनको रोकना चाहता हूँ अपने बिजनेस के लिए, मैं ये कहता हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि शरीफ फैमिली क्योंकि पावर में है वो अपनी मनमानी करे और कानून को तोड़े। वो मैंने किया, उनको स्टे ऑर्डर हो गया। जज ने पूछा आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा पावर प्लांट लगा रहे हैं। पावर प्लांट वो बाद में शुगर मिल चल पड़ी। मैं 2015 एनओसी भी जारी हुआ फिर गवर्नर पंजाब। फिर उन्होंने एक पूरी पॉलिसी बनाई उनको लेजिटिमाइज करने के लिए। फिर वो हमने पॉलिसी चैलेंज की, पॉलिसी को हमने स्टे करवाया। फिर तीसरी, ये सारे काम के दरमियान में ऐसे भी दलेर लोग हैं और ये किसी से ये कानून समझते हैं कि और लोगों के लिए, इनके लिए नहीं है, कि एक तीसरी शुगर मिल, चौथी शुगर मिल जो नवाज शरीफ साहब की जाती मिल है, वो रहीम खान में आ गई, वो लगनी शुरू हो गई। फिर मैंने जाके उसके ऊपर स्टे लिया, स्टे हो गया कि इसका काम बंद कर दें। उन्होंने फिर भी नहीं बंद किया, फिर उन्होंने मिल लगा ली पूरी। इन द मीन टाइम लाहौर हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दी मेरा ख्याल है अगस्त में सितंबर में, जो मेरे हक में, और कहा कि मिलों को बंद कर दें आप। सितंबर में आई, सितंबर में इन्होंने ये जजमेंट दे दी। फिर ये अपील में चले गए, वहां पे ये ले ली उन्होंने परमिशन की, जी मिलें चला दो। मैं कहा यार देखो इलीगल मिल्स हैं, स्टे को वायलेट करके ये मिल लगी है। मैं सुप्रीम कोर्ट में चला गया, मेरे पे इंतहाई प्रेशर डाला उन्होंने। आप सोच नहीं सकते कितना मेरे प्रेशर है। किस किस सोर्स से मुझे कहा गया कि तरीन साहब छोड़ दें, प्लीज ना करें। 10 अरब भी ऑफर किए गए आपको? नहीं, मैं मुझे वैसे प्रेशर डाला गया, कभी प्रेशर डाला गया दोस्तों के थ्रू, उनके थ्रू हमारी जो और लोग हैं, उन्होंने कहा। मैंने कहा यार मैं असूल पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे साथ 3-4 और मिल वाले भी थे, तो हम भाग गए। आखिर में क्या रह गया, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला किया और उन्होंने उसकी बंद कर दी। इस वक्त केस चल रहा है अपील में, तो मसूद अली शाह साहब के पास, उसका फैसला जो होगा हमें मंजूर है। मगर कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के सामने खड़े होने वाले बड़े कम लोग हैं और उन लोगों को ये माफ नहीं करते। जितना स्मूथ सेलिंग से आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, जो कि आपका हक है, जाती हक भी है, कानूनी हक भी है, लेकिन मेरा भी हक है कि फिर मैं आपसे सवालात करूं उस हवाले से, क्योंकि आगे बहुत सी एलिगेशंस और भी हैं। FBR का मामला आपने क्लियर कर दिया, ये बता दिया आपने कि सियासी विक्टिमाइजेशन आपको क्यों की जा रही है। FBR ने खुद क्लियर कर दिया, क्लियर करते खुद आपको। वो मेरे पास भी सारे वो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, स्टेटमेंट्स पड़ी हुई हैं जो FBR की हैं। लेकिन लोन्स राइट ऑफ का एक बड़ा मामला है जहाँ पे आप फंस सकते हैं। बिल्कुल नहीं फंस सकता, बिल्कुल नहीं फंस सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें मैंने सवाल आपसे ब्रेक के बाद कर लूं, क्योंकि तफसील से इस पे बात करनी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, खुशी से करें आप। उसके बाद तरीन साहब ने लोन्स
कितने राइट ऑफ करवाए हैं कि नहीं, ये सवाल करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासी मुखालिफिन के जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ बड़े ज़बरदस्त इल्ज़ामात होते हैं कि इन्होंने लोन्स राइट ऑफ करवाए हैं और ये उसको तस्लीम नहीं करते। तरीन साहब, यही चीज़ आपके खिलाफ पिटीशन में भी दर्ज है। यूनाइटेड बैंक से 19 मिलियन का, MCB बैंक से 9 मिलियन का, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से 21 मिलियन का, कुल मिला के 49 समथिंग यानी कि 50 मिलियन का आपने लोन राइट ऑफ करवाया है। मैं बिल्कुल नहीं। और ये भी सुन लें कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक है 2013 की। ओ भाई सुन क्या कहेंगे? 2013 में जब इलेक्शन हुई तो यही इन्होंने स्टेट बैंक ने रिपोर्ट निकाली और उन्होंने कहा जी ये आपके राइट ऑफ। मैं तमाम इन बैंकों के पास चला गई, जिस कंपनी के राइट ऑफ, UBL, MCB, जी सब खत्म मौजूद है मेरे पास। मैंने स्टेट बैंक गवर्नर को फोन किया, मैंने कहा भाईजान ये कैसे किया आपने? ठीक, आप मेरे खिलाफ यहाँ में इलेक्शन लड़ो, आपकी वेबसाइट पर लग गए। He apologized to me, मैंने खत दिए बैंकों के पास में गया। स्टेट बैंक के गवर्नर ने आपसे अपोलोजाइज किया? हाँ, एक और भी था HMC, जो मैं उस वक्त मिनिस्टर था, तो HMC का मैं डायरेक्टर था, एक्स ऑफिशियल डायरेक्टर। जी बिल्कुल। HMC का लोन भी राइट ऑफ जो हुए वो भी मेरे खाते डाल दिए। वो कहते हैं जी हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि हम एक्स ऑफिशियल डायरेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर के डायरेक्टर को डिफ्रेंशिएट करें, तो इन्होंने फिर खत दिया बाकायदा। स्टेट बैंक का मेरे को खत मौजूद है, इन 3 बैंकों ने भी खत दिए। मैंने एक बैंकरप्ट कंपनी खरीदी थी, वो बैंकरप्ट कंपनी में पहले राइट ऑफ हुआ था जब मैंने ली थी, जब मैं उसका डायरेक्टर ओनर बना कोई राइट ऑफ नहीं किया मैंने उसके बाद। दूसरी बात यह है 2013 मैंने इलेक्शन लड़ी, किसी ये चीजें चैलेंज होती हैं इलेक्शन में, डिफॉल्ट का तो सीधे सीधे रूल है। 2015 में फिर मैंने इलेक्शन लड़ा। 2015 का जो ज़िमनी इलेक्शन था वो मैं लड़ रहा था नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ। वो 2.5 अरब रुपए का पैकेज उन्होंने अनाउंस किया था। आपका ख्याल है कि अगर मैं डिफॉल्टर होता तो मैं इलेक्शन लड़ सकता? ये सब कुछ गलत बातें हैं, ये सब क्लियर हैं, ये सब डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी स्टेट में इसमें सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। तो फिर नून ने क्यों नहीं किया थी बात? नून लीग को शोर करना है, नून लीग ने वावेला करना है, नून लीग ने कहना है क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर इन्होंने केस किया है और इमरान खान ने और जहांगीर तरीन बैठा है उसके साथ, उसको पूरी केस की जो काम था वो काफी सारा किया। तो इनको ये बदले उतारने की खातिर आ रहे हैं, इनको पता लग जाएगा। रिएक्शन है, रिस्पॉन्सिव स्ट्रैटेजी है उनकी। आप ये मुझे बताएं, ये पिटीशन ये तो अभी 4 साल हो गए इनको, तो ये साल पहले क्यों नहीं की, 2 साल पहले क्यों नहीं की पिटीशन? नहीं, वो कल एक प्रोग्राम में खैर साद रफीक साहब ने भी कहा है कि हम लोग गए हैं इनके रिएक्शन के तौर पर। चलें ठीक है, खैर आप सारी चीजों को इतना आउटराइटली आप रिजेक्ट करते जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग का भी आप पे इल्जाम है इस पिटीशन में कि आप JDW शुगर मिल्स के डायरेक्टर थे, वो यूनाइटेड शुगर मिल्स खरीदने जा रही थी, आपको पता चल गया, आपने नवंबर 2004 से नवंबर 2005 1 साल तक यूनाइटेड के शेयर्स खरीद लिए। फिर जब वो JDW के पास आई तो आपने मुनाफा कमाया 70 मिलियन का, और इसके लेटर्स भी मौजूद हैं नून लीग के पास। मैं आपको सही से बता जी बिल्कुल एग्जैक्टली बताऊंगा जो भी सही हो, तो मैं कोई चीज गलत बयान नहीं करता, जो चीज होती है मैं क्लियरली बात करता हूँ। देखिए मैं ये स्टॉक का भी कारोबार करता हूँ, शुगर मिल के शेयर भी खरीदता हूँ, बेचता भी हूँ, जमीन भी खरीदता हूँ, बेचता भी हूँ। आई एम बिजनेसमैन। ये मैंने शेयर जरूर खरीदे थे, मगर उस वक्त यूनाइटेड शुगर मिल किसी और के पास थी, लीज पे थी उसकी। ठीक, मैंने ये 1 साल के बाद जाके ये मिल खरीदी थी पहली दफा। और हुआ कैसे खरीदी थी मिल? ठीक, कोई मुआहदा नहीं हुआ था, ये खरीदी थी कि इस लीज जो मिल वाले थे ना उनके खिलाफ लीज होल्डर ने जाके मुकदमा कर दिया कोर्ट में। ठीक, उनको मुकदमा कर दिया कि जी कि ये 44 करोड़ रुपए आप दे, नहीं तो ये मिल मेरी हो जाती है, क्योंकि मैंने 44 करोड़ रुपए इस पे इन्वेस्ट किया। उनके पास एक पैसा नहीं था, मैं उनके साथ वाली मिल में बैठा हुआ तो मेरे पास भागे आए। उन्होंने कहा जनाब ये केस हो गया, ये हम इसमें ये हमारी मिल जो है हमेशा के लिए चली जाएगी, आप अगर ये मिल खरीदें तो हम ये इसके साथ डील कर सकते हैं। फिर जाके मैंने ये मिल ली, तो ये नवंबर में मैंने ली जब जो, और ये शेयर जो मैंने खरीदे थे ये कब के 8-9 1 साल पहले के थे। शेयर खरीदता भी हूँ, बेचता भी हूँ, इसमें कोई इशू नहीं था। बट बिकॉज किसी को शक, इनसाइडर ट्रेडिंग में फॉल नहीं करता। नहीं, इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए खरीदा जरूरी है कि इंटेंट हो, इंटेंट। ठीक है, मैंने अच्छा हालांकि ये बात ऐसी थी बिल्कुल, मेरा इसमें कोई गलत काम मैंने नहीं किया, मगर
क्योंकि शक भी पड़ा और मेरी ये इस तरह की मैं अपने बारे में नियत रखता हूँ कि मेरी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने एससीसीपी को कहा ये टोटली गलत है और अगर ये हुआ है ये इनएडवर्टेंटली मैंने शायद ये काम कर दिया हो इनएडवर्टेंटली, मगर मैं नहीं चाहता कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने सारी जिंदगी साफ शफाफ कारोबार किया है, मेरे पे अगर शक भी है ना तो आप क्या कहते हैं मैंने एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए, ये नहीं वापस पैसे 57 मिलियन आपने वापस कर दिया। इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट माय रेपुटेशन। लेकिन वो आपने रज़ाकाराना नहीं किया ना, वो 3 दिसंबर को एससीसीपी ने आपको लेटर लिखा 2007 में, एसईसीपी के लेटर के बाद आपने वापस किया। एसईसीपी ने मेरे से पहले जो भी लेटर लिखा उसके रिएक्शन में मैंने जाके कहा जनाब अगर ये आप समझते हैं, मुझे लॉयर ने मेरे क्या कहा वकीलों ने, मैंने कहा जी इनका कोई केस नहीं, ये लड़े आप केस, आपको एंड होगा, कोई मसला नहीं होगा, आपको आप इसमें से निकल आएंगे बिकॉज आपने गलत काम किया नहीं है। मगर मैंने कहा नहीं, मैंने अपने जो इनको खत लिखा उसमें मैंने लिखा कि ये इनएडवर्टेंटली हुआ, अगर कुछ हुआ मेरा कभी इंटेंशन नहीं था और मेरे वकीलों ने मुझे कहा कि केस लड़े। आपने वो गिल्टी एडमिट नहीं किया? सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं गिल्टी होता तो एडमिट करता था, बिल्कुल नहीं। मगर मैंने पिटीशन में ये लिखा है कि आपने गिल्टी एडमिट किया कि आपने इनसाइडर ट्रेडिंग की और फिर आपने 70 मिलियन वापस किया। ये जो बाकी चीजें जैसे गलत थी ना वैसे ये भी गलत है, ये भी गलत साबित होगी, साफ हो जाएगा एक सुप्रीम कोर्ट के केस में। इसको भी आप डिफेंड करेंगे? हाँ, इशू नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। नो इशू। फिर तो ये पिटीशन हम साइड पे रख दें। बिल्कुल दूर फेंकने ज्यादा बेहतर है। ये अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, इसको हम दूर नहीं फेंक सकते, आप कंटेम्प्ट लग सकती है आप सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। भारत सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कह चुका है कि सियासी गंद जुडिशरी की लॉन्ड्री में नहीं धुलना चाहिए। कमेंट करना चाहेंगे आप इस पे कुछ? सही कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हम ऐसे नहीं करें, मगर एक जो थी ना जरूरत थी, वक्त की जरूरत थी। वक्त की जरूरत ये थी कि जब पैदावार के पिछले अप्रैल में इनके शफात हुए तो पाकिस्तान में इस तरह की पहले भी बहुत सी चीजें आई हैं लीडरान के खिलाफ और वो इसको दफन कर देते हैं, इसको कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं, लोग भूल जाते हैं, लोग फिर आगे चलते नहीं हैं। और ख्वाजा आसिफ ने तो स्पीकर तो कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा कि मियाँ साहब बहुत सी ऐसी चीजें आई और गई, थोड़ी देर बाद लोग भूल जाएंगे। हम लोगों को हमने पूरी कोशिश की कि ये भूलने न दें लोगों को और ना हुकूमत को हम भूलने दें, इसलिए हम अगस्त सड़कों पे हम सड़कों में निकले। तो एक इंटरप्रिटेशन इस फैसले की ये है कि 2-0 का फैसला तो हो गया है बाय 2-0, नाउ एक 3-0 हो जाएगा तो ये फारिग हो जाता है। मुझे लगता है कि JIT की रिपोर्ट के बाद कोई पता नहीं ये 5-0 हो जाए। चलिए ये आने वाले दिनों में देखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद हम कुछ मजीद सियासत के हवाले से बात करेंगे, डॉन लीग्स के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। तरीन साहब आपको नौशहरा के जलसे में भी जाना है। जलसे तो आप लोग बड़े अच्छे कर लेते हैं, लेकिन ये जलसों का मोमेंटम आप इलेक्शंस तक बरकरार रखेंगे? और इस्लामाबाद के जलसे में आप लोगों ने बड़े जबरदस्त अंदाज में वज़ीर आज़म का इस्तीफा मांगा, अगले ही दिन वज़ीर आज़म साहब ने कर दिया कि मैं तुम्हारे कहने पे इस्तीफा दूं। देखें नवाज शरीफ साहब शायद इस्तीफा नहीं देंगे, मगर कौम सारी अनकरीब एक आवाज में बोलेगी इस्तीफा मांगेगी। बार एसोसिएशन अभी भी शुरू हो गए और आप देखेंगे कि ये मोमेंटम बढ़ता जाएगा। जलसों में बड़े लोग आपके आ जाते हैं, ये वोट में ट्रांसफर क्यों नहीं हो पाते? हो पाएंगे 18 में वोट में ट्रांसफर? 2013 में ये पार्टी बिल्कुल ऐसी ऑर्गेनाइज नहीं थी जैसे एक सियासी पार्टी जनरल इलेक्शन के लिए ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। हम अपनी इंटर पार्टी इलेक्शन में 10-11 महीने से लगे हुए थे, हमें बहुत कम टाइम मिला था ये काम करने का। हमने हल्के जो है, देखें पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एक सीट इकट्ठी करके आप करते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और मेजॉरिटी लेने के लिए। सो आपको एक सीट के ऊपर जलसे अपनी जगह पे होते हैं, आवाम को मोटिवेशन अपनी जगह पे होती है, वेव बनाना अपनी जगह चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो खान साहब बेहतरीन काम करते हैं। साथ साथ जो मुश्किल काम है हल्के सिस्टम, सही कैंडिडेट, सही पैनल, MNA के साथ MPs, बरादरी, ये अच्छा मेरे पास चूंकि वक्त बहुत कम रह गया इसलिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि इन सब के साथ साथ जो आपके लिए मुश्किल पड़ सकती है, आपके लिए मेरी मुराद PTI फॉरेन फंडिंग का मामला, सुप्रीम कोर्ट में भी वही पिटीशन चल रही है, इसी पे भी वही चल रही है। मैं बहुत जल्दी इसकी आपको बात बता देता हूँ। देखें ये अकरम शेख साहब हमारे हैं कि इनकी एक फॉरेन फर्म इन्होंने बना दिया, LLC। खुदा के बंदे, हमारा जब वकील आएगा तो पता लग जाएगा। अमेरिका में आप पॉलिटिकल फंड रेजिंग नहीं कर सकते विदाउट रेगुलेशन। 9/11 के बाद ये चीज ज्यादा वाज़ेह हो गई थी, बल्कि पहले से भी ये मसला था। उसके लिए आपको एक उनका लॉ है फारा।
फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत आपको एक कंपनी बनानी पड़ती है पीटीआई सपोर्टर्स को, और अगर वो वहाँ फंड रेजिंग करते हैं तो सिर्फ पैसा उस कंपनी में जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप इकट्ठे करके सूटकेस भर के पैसे किसी को नहीं, लेकिन मसला यही है ना कि वो अमेरिकन लॉ के तहत तो ठीक है, लेकिन हमारे लॉ के तहत आप किसी और से फंडिंग नहीं ले सकते। नहीं सुनते जाए ना, वो सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल से फंडिंग लेती है। अच्छा, किसी फॉरेनर से फंडिंग नहीं आती वहाँ पे। ये बाकायदा एक लॉ है, रूल है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये कंपनी इमरान खान ने, जहांगीर तरीन नहीं बनाई हुई, ये कंपनी लोकल वहाँ रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं, डॉक्टर रजाक साहब ने ये कंपनी बनाई थी, जो हमारे ट्रेजरर रहे थे, अभी भी ट्रेजरर हैं, उन्होंने ये कंपनी बनाई है, क्योंकि लॉ जरूरत है। और ये उसके जो पैसे हैं वो सिर्फ पाकिस्तानियों से आते हैं जो पीटीआई के मेंबर बनते हैं, जो सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी के बन सकते हैं। कोई इशू नहीं है, ये जिससे भी थ्रोन आउट ऑफ कोर्ट। ये मेरे पास वक्त खत्म हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक और इंटरव्यू आपसे किया जाए उस पर फॉरेन फंडिंग के हवाले से मजीद के क्या वो तरीकाकार क्या था जिसके तहत पता चला कि सिर्फ पाकिस्तानी ही फंड कर रहे हैं, कोई फॉरेनर इस पे फंड नहीं कर रहा, या कोई फॉरेनर कंपनी जिसके पाकिस्तान से इंटरेस्ट क्लैश करते हैं वो फंड नहीं कर रहा। लेकिन बहरहाल जहांगीर खान तरीन साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया। बड़े अरसे बाद आपसे इंटरव्यू किया, लेकिन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। आपने नौशहरा भी जाना है। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।